कॉन्सेप्ट पे बेस है? ऑप्शन में है आपको सोशल फिनोमिना, इज फैक्चुअल, फ्रेम्स लॉ एंड अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट, या फिर अबव ऑल। किस पर बेस्ड है? सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इन सभी चीज़ों पर बेस्ड रहेगी। किस पर? सभी फैक्ट्स पर बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेंसरी सिस्टम्स कन्वर्ट स्टिमुलस एनर्जी इनटू न्यूरल मैसेज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ऐसा सेंसरी सिस्टम जिसमें आपकी जो स्टिमुलस एनर्जी है न्यूरल मैसेज में कन्वर्ट होगी तो क्या कहलाएगा? सेंस परसेप्शन, अटेंशन, पैराथीसिया, या फिर सेंसरी ट्रांसडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा? जिसमें आपकी यहाँ पर सेंस, जो आपकी चीज़ें हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आपके न्यूरल मैसेज, जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, सिग्नल पहुँचने वाला जो काम रहेगा, वो सब चीज़ें होना, वो क्या है? वो कहलाएगा आपका सेंसरी ट्रांसडक्शन। क्या है? सेंसरी ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट वन इज विच कंबाइंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रीजनिंग एंड इमेजिनेशन। तो रीजनिंग और इमेजिनेशन किस थिंकिंग का हिस्सा है आपकी? क्रिएटिव, फ्री, ड्रीमिंग, या फिर डे ड्रीमिंग। तो ये आपका हिस्सा रहेगा क्रिएटिव थिंकिंग का। कौन सी थिंकिंग का? क्रिएटिव थिंकिंग का। नेक्स्ट वन इज इट इज़ द सोर्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी दैट बिल्ड अप एंड नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन सम वे। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी है। क्या है? सोर्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी है जिसको किसी ना किसी तरीके से आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ईगो, सुपर ईगो, आईडी, या फिर अबव ऑल। तो ये क्या कहलाएगा? आईडी। क्या है यहाँ पर? ये आईडी, ईगो, सुपर ईगो हमने पढ़े हैं पर्सनालिटी में। तो उनमें से एक यहाँ पर है कि सेक्सुअल एनर्जी को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पर क्या है? आपकी आईडी। नेक्स्ट इज he said that people differ along 3 personality dimension: extraversion, introversion, neuroticism and psychoticism। तो यहाँ पर किसने कहा है कि पर्सनालिटी के डायमेंशन कहा है? इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म। तो किसने कहा है? एल्पोर्ट ने, कैटल ने, आइजनैक ने, या फिर कॉस्टा एंड मैककेर ने। किसने कहा है कि यहाँ पर पर्सनालिटी के 3 डायमेंशन है? ये कहा है आपके आइजनैक ने। किसने? आइजनैक ने। नेक्स्ट इज इट स्ट्रेंथन आवर रिस्पॉन्स बाय रिमूविंग एन एवर्सिव स्टिमुलस। तो यहाँ पर क्या है? जो आपके एवर्सिव स्टिमुलस जब आप रिमूव करेंगे तो स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलेगी। क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव, कंटिन्यूअस, या फिर पार्शियल। ये कहलाएगा आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। द चीफ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर। तो सोशलाइजेशन के लिए सबसे मेन एजेंसी क्या है? फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, या फिर वॉल। तो यहाँ पर सभी चीज़ें सोशलाइजेशन में जितनी फैमिली ज़रूरी है उतना स्कूल भी ज़रूरी है, उतने दोस्त भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अबव ऑल। नेक्स्ट वन इज इट इज़ ए सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। तो एक सोशल ग्रुप है यहाँ पर। क्या है? सोशल ग्रुप है जिसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री मतलब एक हिस्सा बटा हुआ है, कॉमन वैल्यूज है वहाँ की, कॉमन इंटरेस्ट है। तो ये क्या होगा? सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर, या फिर अबव ऑल। ये कहलाएगी आपकी कम्युनिटी। बाउंड्री में जो चीज़ बंधी हुई है वो ओनली, यदि जियोग्राफिकल बाउंड्री टर्म यूज़ किया जाता है कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में, मतलब वो क्या हो गई? आपकी कम्युनिटी। नेक्स्ट वन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू विच अ पर्सन अनकॉन्शियसली फॉरगेट्स अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसमें अंडरलाइन करते जा रही हूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें पर्सन अनकॉन्शियसली, उसको याद ही नहीं है जो उसकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे हिस्से थे या फिर सबसे बुरे हिस्से थे उनको भूल जाए, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को भूल जाए। रीइंफोर्समेंट, रिग्रेशन, रिप्रेशन, या फिर रिटेंशन। तो कहलाएगा उसका क्या? रिप्रेशन। क्या है? रिप्रेशन। गिल्ट फील होना तो रिग्रेशन में होगा, लेकिन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को ही भूल जाना वो क्या कहलाएगा? रिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज the set of principles that reflect the primary goal, value, obligation of the profession। यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल है कौन कौन से? प्राइमरी गोल के, वैल्यू के,
और ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोफेशन के, तो ये क्या है? नर्सिंग स्टैंडर्ड है, बिल ऑफ राइट है, कोड ऑफ एथिक्स है कि स्टैंडिंग ऑर्डर है? तो ये सभी क्या है यहाँ पर जो पॉइंट बताए गए हैं आपके कोड ऑफ एथिक्स। क्या है यहाँ पर आपका कोड ऑफ एथिक्स है आपकी नर्सिंग के, जिसमें आपके प्राइमरी गोल्स, वैल्यू और जो स्टैंडर्ड्स हैं आपको मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट गेट टैबलेट मॉर्फिन फॉर क्रॉनिक पेन एंड डेवलप कॉन्स्टिपेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि आपने किसी पर्सन को सीवियर पेन हो रहा है तो मॉर्फिन दे दी है, तो यहाँ पर मॉर्फिन के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ है, तो ये क्या है? इडियोसाइनेट्रिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एलर्जिक इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर मॉर्फिन के कारण यदि पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या कहलाएगा आपका एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट इज अलोंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन रिजेक्टिंग मीन्स। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़े, बहुत सारे हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है आपके लिए, साउंड भी हो सकता है, बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, लेकिन रिजेक्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? डायरेक्टिंग कम्युनिकेटिंग इनटू एरियाज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, रिफ्यूजिंग टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स, आस्किंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मेकिंग द क्लाइंट टू एडमिट समथिंग। तो यहाँ पर रिजेक्टिंग का मतलब क्या है? तो इस रिजेक्टिंग का मतलब होगा यहाँ पर रिफ्यूजिंग टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स आपने क्या कर दिए अपनी कम्युनिकेशन, यदि बैरियर की बात हो रही है, कुछ पॉइंट यदि आपने सही से बताया ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन आपका इफेक्ट होगा ही होगा। यहाँ पर रिजेक्टिंग का मतलब है कि कुछ पॉइंट्स को आपने रिफ्यूज कर दिया, मतलब सुनने से मना ही कर दिया। नेक्स्ट इज द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय सिंपल फेस मास्क शुड नॉट बी लेस देन। तो सिंपल फेस मास्क यदि आप ऑक्सीजन देने के लिए यूज करते हैं तो ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 5 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट या फिर 2 लीटर पर मिनट। कितने से कम नहीं होना चाहिए? 5 लीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रैपिडली कोलैप्सिंग पल्स इज नोन एज। पल्स बहुत फास्ट तरीके से कोलैप्स हो रही है तो वो क्या है? बाइजेमिनल, वाटर हैमर, बाउंडिंग या फिर पैराडॉक्सिकल पल्स। तो ये कौन सी पल्स कहलाएगी जिसमें पल्स क्या हो रही है? कोलैप्स हो रही है, वो भी बहुत फास्ट तरीके से, तो ये कहलाएगी आपकी वाटर हैमर पल्स। कौन सी? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल केयर टू बी डन व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड। तो यहाँ पर जब आपको लगता है कि पर्सन क्या है कुछ केमिकल के कारण जला है तो आपका इमीडिएट केयर क्या होगी? ट्राई टू न्यूट्रलाइज द केमिकल, कवर द बर्न एरिया, फ्लड विथ वाटर, गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो आपने कई बार पढ़ा केमिकल बर्न की जो पर्सन आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जहाँ पर भी जिस केमिकल बर्न हुआ है, केमिकल गिरा है, उस एरिया को आपको जो टैप ओपन करके कंटिन्यूअसली वॉश करते जाना, बिना किसी साबुन सोप यूज़ किए, डायरेक्ट आपको क्या करना है? वॉश करना है, धुलना है। तो रनिंग टैप वाटर में, तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा फ्लड विद द वाटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इनमें से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा? 10% डेक्सट्रोज, 3% सलाइन, रिंगर लैक्टेट या फिर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर कौन सा है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर रिंगर लैक्टेट। क्या है? रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट इज सुटेबल पोजीशन फॉर गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो यदि कुछ भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होना है, आपका वेजाइनल चेक होना है या फिर आपका सर्वाइकल एरिया चेक होना है, मतलब कोई भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, कौन सी पोजीशन दी जाएगी? सिम्स, लिथोटॉमी, सुपाइन या फिर प्रोन। तो जो पोजीशन दी जाएगी वो होती है लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्शन विथ रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर सही एक्शन क्या है डॉक्यूमेंटेशन को लेके? चार्ट इन एडवांस ऑफ द इवेंट, यूज वैग्यू टर्म्स, चार्ट फॉर समवन एल्स, यूज ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी चीज़, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं तो हमेशा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एमफुल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और आपको उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि दूसरों को भी वो समझ में आए। तो डॉक्यूमेंटेशन में सभी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेसिडियल यूरिन वॉल्यूम। जो नॉर्मल रेसिडियल यूरिन वॉल्यूम है वो होती है 50 से 100 ml। कितना? 50 to 100 ml। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। एक क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब क्या है? एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट अ डिसीज विल एवर अकर, तो ये आपका प्राइमरी में आएगा। एक्शन दैट हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ डिसीज। दूसरा है एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज और प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होगा कि यदि किसी रिस्क फैक्टर से डिसीज और ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन में जाती है, उसको हमें प्रिवेंट करना, तो क्या प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? पोलियो, बीसीजी, डीपीटी या फिर मीजल्स। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन यहाँ पर होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन इज वन विच। तो यहाँ पर डिसइंफेक्शन कौन सा है? किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस, किल्स वायरस, किल्स बैक्टीरिया ओनली, किल्स स्पोर्स ओनली। तो डिसइंफेक्शन में ओनली बैक्टीरिया बस मरेंगे। क्या है? बैक्टीरिया मरेंगे। डिसइंफेक्शन से वायरस है जो नहीं मरेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा किल्स बैक्टीरिया ओनली। नेक्स्ट वन इज वाइट पॉलिश्ड राइस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ। तो यदि चावलों की बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग हो जाती है तो ये किसकी कमी कॉज करेंगे? विटामिन ई, थायामीन, राइबोफ्लेविन या फिर विटामिन के। हमने पढ़ा है कि जो मिल्स में चावल की पॉलिशिंग वगैरह होती है उसके कारण चावल से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो वो है थायामीन, और इसी की कमी होगी। नेक्स्ट इज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज नोन एज। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी एक डेवलपमेंट कमेटी, एक प्लानिंग कमेटी है। तो ये कौन सी है? करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, भोर कमेटी या फिर मुदलियार कमेटी। तो कौन सी कमेटी है? तो ये आपकी मुदलियार कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट इज मिड डे मील। मिड डे मील कंटेन्स प्रोटीन एंड कैलोरीज इन व्हाट प्रोपोर्शन। तो मिड डे मील के तहत कितना प्रोटीन और कितनी कैलोरी दी जाती है? हाफ प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरीज, 1/3 प्रोटीन एंड हाफ कैलोरी, 1/3 प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरी या फिर हाफ प्रोटीन एंड हाफ कैलोरी। तो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत जो कैलोरीज और प्रोटीन दी जाती है वो होता है हाफ प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरी का अमाउंट। कितना? हाफ प्रोटीन एंड 1/3 कैलोरीज है जो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑप्शन है द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, टू हेल्प पुअरर नेशन डेवलप देयर ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, टू हेल्प नेशन राइज लिविंग स्टैंडर्ड एंड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड कंट्रीज। तो यहाँ पर WHO का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या एम है? तो यहाँ पर WHO का एक ही एम है कि सभी लोगों को हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ की सुविधाएं प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट वन इज WHO से आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इसका वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते? 7 अप्रैल को। स्थापना कब हुई थी? हेडक्वार्टर कहाँ पर? और रिसेंट में इसकी 2023 की थीम क्या रही है? आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन एक्सेप्ट। फूड फोर्टिफिकेशन के सब एग्जाम्पल हैं किसी एक को छोड़कर। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब पहले आप समझें कि है क्या। जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हैं, मैं ये चीज़ और बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको, आप कोई से भी एग्जाम्स देते हैं नर्सिंग के, उसमें हेल्पफुल रहेंगे। इसी साल का पेपर है तो आपको एक बार ये देख के जरूर जाना है। फूड फोर्टिफिकेशन एक होता है एडल्ट्रेशन, मतलब ऐसे नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मिला देना जिससे अमाउंट बढ़ जाए बट क्वालिटी बिगड़ जाए। फूड फोर्टिफिकेशन में इसके अपोजिट होगा, मतलब ऐसी चीज़ें मिलाना जिससे जो आपके खाने पीने की आइटम्स है उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी भले बढ़े या ना बढ़े, क्वालिटी और जो न्यूट्रिशियस लेवल है वो बढ़ जाए। तो फूड फोर्टिफिकेशन के सब एग्जाम्पल हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, सेफ्रॉन इन मिल्क, विटामिन ए इन वनस्पति। तो क्या है जो फूड फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है? तो फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, विटामिन ए वनस्पति घी में मिलाना, लेकिन सेफ्रॉन इन मिल्क इसका एग्जाम्पल नहीं है। किसका? सेफ्रॉन इन मिल्क। नेक्स्ट वन इज द पेरिफेरल आउटपोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरिया। तो यहाँ पर रूरल एरिया में
कहाँ पर, रूरल एरिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कौन सा होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर फैमिली हेल्थ सेंटर। तो कौन से होंगे यहाँ पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम? पेरिफेरल आउटपोस्ट, मतलब जो बहुत पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे होगा आपका सब सेंटर। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू, तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन में विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन ए, प्रोटीन या फिर पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट वन इज बैटल साइन रिफर्स टू, ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है जिसमें कान के पीछे या फिर आपको कान में इंटरनल इंजरी हुई है, उसके कारण कान के यहाँ पे आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर। तो बैटल साइन क्या है? इकोमायोसिस ऑफ फ्लैंक एरिया, इकोमायोसिस अराउंड द आईज, इकोमायोसिस ऑफ द वर्टिब्रल एंगल या फिर मास्टॉइड एरिया। किस एरिया में जो बैटल साइन है देखने को मिलेगा, ये हमने कई बार विथ इमेज के भी पढ़ा है, तो वो होता है मास्टॉइड एरिया के यहाँ पर, इकोमायोसिस ऑफ द मास्टॉइड एरिया, जो कि क्या कहलाएगा? बैटल साइन। और ये देखने को मिलता है या तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरनल इंजरी हुई है कि जो आपका मास्टॉइड एरिया है वो क्या रहे, या फिर हम ये कहेंगे इंटरनल फ्रैक्चर रहेगा वहाँ पर तब, तो ये क्या कहलाएगा? बैटल साइन। नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ स्लीप विथ ईईजी पैटर्न, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी पैटर्न सिमिलर टू नॉर्मल अवेक पैटर्न इज, तो स्लीप की, सोने की कौन सी स्टेज है जो कि ईजी पैटर्न से आपके नॉर्मल जगने के पैटर्न के जैसी ही होगी? स्टेज 1 नॉन रैम स्लीप, आरईएम स्लीप। स्टेज 4 कौन सी स्लीप में पैटर्न होगा? तो ये होगा आरईएम स्लीप में। नेक्स्ट इज स्टैग हॉर्न कैलकुलाई आर मेड अप ऑफ, तो स्टैग हॉर्न कैलकुलाई किससे बनेंगे? कैल्शियम ऑक्सलेट, कोलेस्ट्रॉल, प्यूरिन या फिर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या है? स्टैग हॉर्न कैलकुलाई, क्या है? स्टैग हॉर्न कैलकुलस, जो कि यहाँ पर एक तरीके के किडनी स्टोन है जो कि रीनल पेल्विस को क्या करेंगे? ब्लॉक करने का काम करेंगे। रीनल पेल्विस स्टोन विथ एक्सटेंशन इनटू द रीनल क्लेसेस, सीधी सी बात है, कैलकुलाई मतलब स्टोन। और जो स्टैग हॉर्न जनरली जो यहाँ पर हमें कहेंगे कि जो कैलकुलस बनते हैं किडनी में, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनेंगे, लेकिन जो स्टैग हॉर्न है ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के कारण बनेंगे। किसके कारण? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के कारण। जब स्टैग हॉर्न रीनल स्टोन है या फिर रीनल स्टैग हॉर्न कैलकुलाई ये बनते हैं तो यूटीआई इन्फेक्शन के कारण सबसे ज़्यादा बनेंगे। और यूटीआई इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर जो स्टैग हॉर्न कैलकुलाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज सीन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज कॉल्ड, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा? हाइपर कैल्सेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैलेमिया, फिर हाइपर नाइट्रेमिया। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके कैल्शियम लेवल को मैनेज करने का काम करेगी, लेकिन यदि इसी में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो यहाँ पर हाइपर कैल्सेमिया की सिचुएशन डेवलप होगी, मतलब कैल्शियम का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज पैनसाइटोपनिया इज प्रेजेंट इन, पैनसाइटोपनिया किस में होगा? एप्लास्टिक एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, हेमोलाइटिक एनीमिया, फिर परनीसियस एनीमिया में। तो पैनसाइटोपनिया क्या है यहाँ पर? पैनसाइटोपनिया, तो पैनसाइटोपनिया किस में देखने को मिलेगा? पैनसाइटोपनिया देखने को मिलेगा आपके लिए किस में? एप्लास्टिक एनीमिया में। पैनसाइटोपनिया में क्या है कि जो तीनों सेल्स हैं इनकी डेफिशिएंसी होना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्या है? इन तीनों की कमी होना, या तो कुछ बोन मैरो प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, या फिर आपको कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर जो पैनसाइटोपनिया है इनमें किस में देखने को मिलेगा? एप्लास्टिक एनीमिया में। नेक्स्ट इज वाटर हैमर पल्स इज अ फीचर ऑफ, तो वाटर हैमर पल्स किस में देखने को मिलेगी? आर्टिक एन्यूरिज्म में, मिट्रल रिगर्जिटेशन, आर्टिक रिगर्जिटेशन या फिर आर्टिक स्टेनोसिस में किस में देखने को मिलेगी वाटर हैमर पल्स? तो ये देखने को मिलेगी आर्टिक रिगर्जिटेशन में। किसमें? आर्टिक रिगर्जिटेशन में। नेक्स्ट इज हेमलिच मैन्यूवर इज यूज्ड, हेमलिच मैन्यूवर, आपने हेमलिच मैन्यूवर पढ़ा, 5 बैक ब्लो 5 थ्रस्ट मैन्यूवर पढ़ा, बच्चों में 5 बैक ब्लो है,
छोटों में बच्चों में 5 बैक ब्लो और एब्डोमिनल थ्रस्ट, लेकिन बड़ों में हेमरेज। किसके लिए? टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी, टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, टू एक्सप्लेन फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर टू स्टिमुलेट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर जो हेमरेज मैन्यूवर है, आपने देखा होगा, एक इमेज मैंने कई बार ऐड की है कि एब्डोमेन के यहाँ से प्रेस करेंगे पीछे से कोई भी पर्सन, तो क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी फॉरेन मटेरियल फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा, चोकिंग को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज। तो जो क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज अपनाया जाएगा, इसका प्रिंसिपल क्या है? ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर सक्शन, एम्बुलेशन ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर सक्शन है, और पोस्चर। क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज का प्रिंसिपल वो क्या है? ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर और सक्शनिंग करना। नेक्स्ट इज इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो IOP, इंट्राओक्यूलर प्रेशर मतलब आंखों का जो प्रेशर है, किससे नापेंगे आप? तो नापते हैं आप टोनोमीटर से। किससे? टोनोमीटर से। नेक्स्ट वन इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विथ। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किससे रिलेट करेगा? ब्रेस्ट कैंसर, ग्लियोमा, ल्यूकेमिया, या फिर थायराइड कैंसर। किससे रिलेट करेगा आपका? आप भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, क्या है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, जिसमें 22 नंबर के क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी रहेगी। 9 नंबर की जगह पर 22वें नंबर का चला जाएगा, और ये कहलाता है 922 कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, और ये देखने को मिलेगा ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर के पर्सन में। नेक्स्ट इज द मोस्ट परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ PCT। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का सबसे मोस्ट परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है? फ्रैक्चर, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, हाइपरटेंशन, या फिर सीजर्स। तो क्या है इसका? जो यहाँ पर आपको कहा गया है कि ECT का परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट वो रेट्रोग्रेड एमनेसिया। क्या है? रेट्रोग्रेड एमनेसिया, कुछ टाइम के लिए आपकी याददाश्त का चला जाना। नेक्स्ट वन इज लाबेला इंडिफरेंस में बी सीन इन। लाबेला इंडिफरेंस किस में देखने को मिलेगा? सीजोफेनिया में, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। लाबेला इंडिफरेंशिएट हमने कई क्वेश्चंस में पढ़ा है, आई थिंक नॉर्सेट में भी आ चुका है, UPCHO में भी आ चुका है लाबेला इंडिफरेंस। तो ये देखने को मिलेगा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में। किसमें? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। अदर नेम ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE का दूसरा नाम क्या है? फ्रूड MSE, फॉल्स्टीन MSE, ब्रियार्ट्स MSE, या फिर AND-C। तो यहाँ पर मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का दूसरा नाम क्या है? फॉल्स्टीन MSE। क्या है यहाँ पर? फॉल्स्टीन MSE। आपको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये आपने पढ़ा भी है। तो जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, क्या है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसी के लिए फॉल्स्टीन MSE भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। तो इनमें से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सी है? थेराप्यूटिक का मतलब है कि हॉस्पिटल में आप यूज़ कर सकते हैं। आर्ग्यूइंग, सिंपैथी, पैराफ्रेजिंग, या फिर एडवाइजिंग। तो यहाँ पर जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी? आपकी पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट इज द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था? 1982 में, 1985, 1995 या 2000 में। तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ये कब लाया गया था? 1985 में, 1985 में। इसी एक्ट के तहत है जो आपने शाहरुख खान का जब बेटा जेल गया था, तो इसी एक्ट के तहत है जो उनको रखा गया था, लेकिन बाद में क्लीन चिट मिल गई थी। तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में जितनी भी नार्कोटिक्स दवाइयाँ हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस जिनका इलीगल तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वो सब इसी एक्ट के तहत आएंगे। तो क्या है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। कुछ भी गलत दवाएं वगैरह यूज़ तो नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट इज
डिसओरिएंटेशन एंड विजुअल हेलुसिनेशन आर द हॉलमार्क साइन ऑफ। तो यहाँ पर दो साइन कहे हैं, डिसओरिएंटेशन है, विजुअल हेलुसिनेशन है। किसके साइन है? डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम, मैनिया, डेलेरियम या फिर सिजोफ्रेनिया के। किसके साइन है? ये है आपके डेलीरियम के। किसके? डेलीरियम के। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ SSRI? सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स हैं जो यहाँ पर SSRI मेडिकेशन है जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके कॉमन साइड इफेक्ट क्या हैं? ऑप्शन में है डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, डायरिया, वेट गेन, कन्वल्जन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, जॉइंटिस और एग्रेन्युलोसाइटोसिस। कॉमन यहाँ पर पूछे हैं तो कॉमन में पूछे जाते हैं जब आपको डिजीनेस होगा, ड्राउजीनेस होगी और मुंह बार बार सूखेगा, ड्राई माउथ रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन कैनर आउटिस्टिक ट्रायड? जो कैनर आउटिस्टिक ट्रायड है इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? आउटिस्टिक अलोफनेस, स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव डिजायर फॉर सेमनेस या फिर इम्पल्सिविटी। क्या है यहाँ पर जो इंक्लूड नहीं है इसमें? कैनर आउटिस्टिक ट्रायड में। आप लोग भी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भी क्वेश्चंस याद रहें। कैनर आउटिस्टिक ट्रायड जो कि आपके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए एक तरीके से यूज़ किया जाता है जिसमें आपका सोशल कम्युनिकेशन और जो आपका रिपीटेटिव बिहेवियर है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा, स्पेशली बच्चों में। तो यहाँ पर जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें इम्पल्सिविटी देखने को नहीं मिलेगी, ऑब्सेशन रहेगा, मतलब बार बार कोई भी आप काम करते हैं वो रहेगा। तो यहाँ पर जो इंक्लूड नहीं होगा वो क्या होगी? इम्पल्सिविटी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड द पॉजिटिव साइन ऑफ सीजोफ्रेनिया? सीजोफ्रेनिया के पॉजिटिव साइन कौन से हैं? डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्डर थिंकिंग। क्या है? डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन और थिंकिंग में डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा है पॉजिटिव साइन पूछे, दो तरीके के होते हैं। पॉजिटिव मतलब आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, नेगेटिव साइन वाले सीजोफ्रेनिया के पर्सन को ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये एम्बिवैलेंस हो गया, यहाँ पर एनेडोनिया हो गया, इनको ट्रीट करना इजी नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर आप क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में एनेडोनिया एम्बिवैलेंस है, दूसरे में भी एम्बिवैलेंस है, एनेडोनिया, ये सब क्या है? नेगेटिव साइन है। लेकिन पॉजिटिव साइन पूछे गए हैं। पॉजिटिव में आपका होगा डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्डर थिंकिंग। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स डिस्क्राइब्ड एज। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का क्या रोल है? एक्सटेंडेड रोल, एक्सपेंडेड रोल, जनरल रोल या फिर क्लिनिकल रोल? कौन सा रोल रहेगा यहाँ पर? होगा एक्सटेंडेड रोल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61, टोटल 100 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन ध्यान से जरूर देखते जाइए, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज साइनोसिस नॉट सीन अ न्यूबॉर्न? तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें न्यूबॉर्न बेबी में साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा? मेथिमोग्लोबिनेमिया,